रैंक के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे अयोग्य अध्यक्ष बन रहे हैं। समझो बात को आप, जो कभी मुद्दा ही नहीं उठाते। मैं बताना चाहता हूँ, अभी निर्मल चौधरी जी अध्यक्ष बने, आप मुझे ये बताओ इन्होंने कितने लेटर जारी किए कि ये काम कराओ। एक बार हॉस्टल में जाके खाना खाया और बोले मैंने तो खाना खा लिया, मेरे को समस्या आ गई। वो सारे बच्चे रो रहे हैं आज ये कह रहे हैं कि निर्मल चौधरी जी आपने ये क्या कर दिया, हमारे बोर्ड का नुकसान कर दिया। आप समझो बात को, योग्य अध्यक्ष बनेगा जब यहाँ पे काम होगा, जो बिना पैसों बनेगा, जो धरातल पे पैदल चलेगा, बच्चों के बीच में चलेगा, गाड़ियों में जो उड़ के आएगा तो वो तो उड़ के ही जाएगा, उसे समस्याओं का नहीं पता चलेगा। आज हमें पता है, डिपार्टमेंटों में जाते हैं क्या हालत है वहाँ पे, कहीं तो बिच्छू भग रहा है, कहीं कंसड़ा भग रहा है, कहीं किसारियां घूम रही हैं, कहीं खद्दड़ जम रही है, कहीं खिड़कियां टूट रही हैं। अरे उनको पता है, जो डिपार्टमेंटों में जाएगा, जो पैदल जाएगा, उनको पता है सड़क फूटी हुई है, ये हमें पता है, उनको नहीं पता, क्योंकि लग्जरी गाड़ी है, उनको तो ऐसे मजा आता है कि हाँ सही है, आ रहा है मजा। हमें पता है। स्पष्ट रूप से जो वर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी हैं उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो छात्राओं से वादा किया था उनके अनुरूप कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चों को भ्रमित किया। सारे बच्चे, आप 100 बच्चों से पूछो, 98 बच्चे, हो सकता है को काकता होगा निकल गया, वो तो ये कहेगा कि सही है। बाकी 98% लोग ये कहेंगे कि निर्मल चौधरी जी ने सिर्फ हमारे बोर्ड का नुकसान किया, निर्मल चौधरी जी ने कुछ नहीं किया। इतने कम खर्चे में चुनाव हो सकते हैं, उसके बावजूद जो छात्र नेता हैं वो इस तरह से चुनाव करने के बजाय 25-25 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं। आप इससे किसको रुझाने का प्रयास करते हैं? आप बच्चों को रुझाने का प्रयास करते हैं, आप संगठन को रुझाने का प्रयास करते हैं, आप पब्लिक इमेज के चक्कर में 25 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? और फिर ये हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी भी इस बार, हमारे नेताजी भी कह रहे हैं कि आरएलपी की स्टूडेंट यूनियन भी बनाने का हम प्रयास करेंगे। अगर वो बन गई तो इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो साफ साफ ये भी तो है ना, इनको ये भी तो डर है। पूरा का पूरा जो तमाम युवा है वो तो हनुमान बेनीवाल जी का फैन है। आप समझो इन चीजों को, चुनाव तो पूरा उनके पक्ष में जाएगा, फिर क्या होगा बताओ? तो तुम लोग तो वो डर गए, उनको पता है कि हमारे छात्र नेता हमारे बस में तो है नहीं, वो मन में आए वैसे चुनाव लड़ते हैं। तो उनको समझ में आ गया कि तुम्हारी फिर से आथर निकलेगी, तुम फिर से हार जाओगे, सामने चुनाव है, तुम्हारा पूरा का पूरा जो नकाब है, तुम्हारा घूंघट उगड़ जाएगा। इसलिए सरकार डर गई और गहलोत जी के समझ में आ गई। तो आप लोग ये बहाना मत करो कि तुम ज्यादा पैसे खर्च करते हो। हम तो बिना पैसे खर्च किए भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप ये तो कहो कि चुनाव हम करवाएंगे कि तुम पैसे खर्च मत करो। और हम ये भी खुले खुले शब्दों में कहना चाहते हैं सरकार से कि अगर आपको ये लगे कि हम 5000 से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करें तो हमारा नामांकन सबसे पहले रद्द करो। लेकिन अब चुनाव होंगे नहीं होंगे, कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, परंतु अगर चुनाव होता या चुनाव होगा तो एबीवीपी का रोड मैप क्या था विश्वविद्यालय के विकास को? मैं ये मानता हूँ कि लिंग तो कमेटी का ठीक है, पालना नहीं हो रही जी, तो सरकार क्या चूड़ी पहन रखी है? सरकार क्या बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है? सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है इसके लिए? पूरे साल भर छात्र छात्राओं के लिए इतना काम करते हैं, तो उसके बावजूद एबीवीपी का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में सुधर क्यों नहीं पा रहा है? वो चाहे जेएनवीयू हो, चाहे वो आरयू हो। जिस तरह के परिणाम हमने पिछली बार देखे हैं, आपका अध्यक्ष प्रत्याशी 1000 वोट से भी कम वोट पाकर चुनाव हार जाते। गहलोत साहब इस चीज से पीछे हटते हैं तो हम उन्हें पीछे नहीं हटने देंगे, हम रोडों पे आ जाएंगे। लिंगदो कमेटी जो 5000 रुपए खर्च करने का आपको बोलती है, क्या 5000 रुपए में ये इतना बड़ा जो स्तर का चुनाव है उसको करवा पाना पॉसिबल है? आपसे हो, जब मैं चुनाव लड़ा था अध्यक्ष का, तो मेरे को बोले तो 5000 रुपए के इसमें इस तरीके से लिखे। मेरे को सीए ने कागज दिया, बोले इसमें ऐसे लिखे तूने 5000 रुपए खर्च किए। मैंने बोला कैसे लिखूं? बोले ऐसे लिख दो। मैंने पेंसिल से पोस्टर बनाए, ठीक है, मैंने साइकिल से प्रचार किया, मैंने पैदल प्रचार किया, मैंने खाली कागजों पे मेरा नाम 47-48 में तो पूरा चुनाव हो गया था। ऐसा मैंने कागज में लिखा था। ऐसा नहीं है कि सभी छात्र पैदल घूमेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी पैदल घूमे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अगर साल भर अगर घर से अगर बस का किराया देकर भी राजस्थान विश्वविद्यालय आएगा ना, तो उसके 5000 से ज्यादा का वो खर्चा हो जाएगा। ये किस आधार पे ये कह सकते हैं कि 5000 के खर्चे पे आप राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ो? आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुखिया साहब आप सुनिए और बताइए कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो छात्र एबीपी का छात्र था या एबीपी संगठन से जुड़ा हुआ था। कहीं भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो एबीपी संगठन से वो जुड़ा हुआ था। हमारे सामने ये कम से कम 10 करोड़ की लाइब्रेरी तैयार है और पिछले 2 साल से ये तैयार है, लेकिन हमारे गहलोत पप्पू साहब आ जाते हैं और इसका उद्घाटन कर जाते हैं और ये लाइब्रेरी में आज तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है और लाइब्रेरी बिल्कुल चालू नहीं है। अगर इसकी कोई मांग करा तो वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। इस कैंपस में घुस क्यों जा रही है? क्या ये छत्तीसगढ़ के वो जंगल है जहां पर नक्सली रहते हैं? क्या यहाँ पर विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं? अगर पुलिस घुस जा रही है और उसके द्वारा लगातार इस तरह की लाठीचार्ज किया जाता है, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बाद आपके जो कदम
इस दिशा में रहे, वो कदम क्या थे और पुलिस जो है वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम क्यों दे रही है? सबसे पहले तो मेरे भाई ने बताया कि पुलिस प्रशासन यहाँ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई आतंकी पढ़ता है? विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो वो आम छात्र पढ़ता है जो गांव डाणी से आता है और फुल एजुकेट होता है। अगर कोई विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है प्रथम वर्ष का छात्र और यहाँ देखता है ना दंगा नियंत्रक और पुलिस प्रशासन, तो घबरा जाता है। उसके माता पिता बोलते हैं कि भाई तू किस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। या आप अपना आदर्श हनुमान बेनीवाल जी को मानते हैं? डेफिनेटली। मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें निर्मल चौधरी जी भी अपना आदर्श हनुमान बेनीवाल जी को बताते हुए नजर आए। जब आप दोनों ही लोग एक इंसान को आदर्श मानते हैं तो उसके बाद उनकी कार्यप्रणाली में इतना ज्यादा अंतर आपके हिसाब से क्यों है? काम करना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल जी भी यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। समझो बात को, जो बीच वाला गेट है ना, ये उनका ही बंद किया हो, बोले ये वीआईपी गेट है। हनुमान जी ने कहा कौन सा वीआईपी, कौन वीआईपी यहाँ पे, बोले इसको बंद करो। जो आज बंद है, आवागमन में कितनी सुविधा होती है। ये गेट किस लिए बनाया गया था? पता नहीं कहाँ के इंजीनियर आए थे, हनुमान जी ने बंद कराया था। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को 5% आरक्षण यदि किसी ने दिलवाया तो ये हनुमान जी ने दिलाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि निर्मल चौधरी जी ने क्या करवाया? एक काम बता दो मुझे, एक काम बता दो। कभी कहते मैंने 10% फीस के लिए करवा दिया। अरे क्या करवा दिया आपने? एक लेटर बता दो कि मैंने बैक डेट में ये लेटर लिखा। इसका नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। एक कहावत कही जाती है कि इस विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ने वाला चाहे चुनाव जीते या हारे, लेकिन आने वाले भविष्य का विधायक तैयार हो जाता है। आज हम उपस्थित हैं इस विश्वविद्यालय में और हाल ही में कहा जा रहा है कि इस बार आगामी जो विश्वविद्यालय चुनाव है वो नहीं होंगे। तो इस बारे में छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, जो छात्र नेता तैयारी कर रहे थे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आरोप है, उनका गुस्सा क्या है, ये जानने के लिए हम आज तमाम छात्र नेताओं के साथ बैठे हैं। आइए उनसे जानना शुरू करते हैं कि किस तरह से जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसमें सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो हो रही है और इन सब कार्यक्रमों के पीछे की जो रोड मैप है वो क्या रहता है और आगे की जो रणनीति तैयार होती है वो कैसे तैयार होती है, छात्र नेता कैसे तैयार होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द लोकदूत में। सबसे पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि आप सभी एबीवीपी से संबंध रखते हैं। इस बार का जो चुनाव आप लड़ने जा रहे थे उसमें एबीवीपी का रोड मैप क्या था? अब चुनाव होंगे नहीं होंगे, कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, परंतु अगर चुनाव होता या चुनाव होगा तो एबीवीपी का रोड मैप क्या था विश्वविद्यालय के विकास को लेकर? आप बताइए। देखिए, एबीवीपी के साथी भी हमारे साथ में हैं जी। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ जी। और रोड मैप तो यही है कि जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जी जिस प्रकार से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विकास को अवरुद्ध करने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि चुनाव नहीं करवाने का सीधा मतलब है कि बच्चों को जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं निकले। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो नहीं पढ़े, जो क्लासें नहीं लग रही वो नहीं लगे, जिन लाइब्रेरी में बुक नहीं है वो बिना बुक की लाइब्रेरी है, जहाँ गंदगी है गंदगी रहने दो। चाहे विश्वविद्यालय की दुर्दशा कितनी बुरी हो, चाहे महाविद्यालय की दुर्दशा कितनी बुरी हो, कांग्रेस की सरकार ये चाहती है कि बच्चे पढ़ के आगे नहीं बढ़े। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो विश्वविद्यालय की दुर्दशा है उसका इकलौता अगर कोई जिम्मेदार संगठन है तो वो केवल कांग्रेस सरकार है जो फिलहाल वर्तमान राजस्थान में सरकार में है? मैं जिम्मेदार नहीं बता रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव नहीं करवाएंगे तो छात्र नेता घर पे चले जाएंगे सारे के सारे ही तो हमारे जैसे तो है नहीं जो सारे यहाँ संघर्ष करेंगे। तमाम छात्र नेता जब चले जाएंगे तो स्टूडेंटों की आवाज कौन उठाएगा? ये लाइब्रेरी बंद पड़ी थी, आप समझ सकते हैं। इस लाइब्रेरी को आज से 3 साल पहले ये स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, आज तक ही स्टार्ट नहीं हो पाई। ये आज छोटी मोटी जो चल रही है इसमें 100-150 सीटें हैं तो ये छात्र नेताओं की बदौलत चल रही हैं। यदि छात्र नेता नहीं हो तो मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इसके जितने भी संबंधित अधिकारी हैं मिल बांट के पूरा पैसा खा जाए और मंत्रियों तक भी पहुंच जाए। ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों तक, सिर्फ कागजों में रह जाए, बाहर निकले नहीं। इसलिए छात्र नेता होना बहुत जरूरी है और छात्र नेता तभी होगा जब चुनाव होंगे। आप कह रहे हैं कि तमाम तरह की इस तरह की गतिविधियां यहाँ चल रही हैं जिनकी वजह से छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की गतिविधियां चल रही थी, जब लाइब्रेरी को इतने दिनों से ओपन नहीं किया गया है, छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? आपने क्या एक्शन लिए जिनके द्वारा आपने छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास किया हो? जी सर, मैं एबीपी से हूँ, हम एबीपी के कार्यकर्ता हैं। एबीपी हमेशा छात्र हितों के लिए काम करती है और इस विश्वविद्यालय में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान एबीपी ने किया है। जैसे लाइब्रेरी का मुद्दा विनोद जी ने कहा कि लाइब्रेरी का सही कह रहे हैं कि लाइब्रेरी अगर
एबीपी छात्र संघ अगर नहीं होता, छात्र संगठन नहीं होता, किसी भी प्रकार के छात्र नेता नहीं होते, तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन इस लाइब्रेरी को कागजों में, सिर्फ कागजों में छोड़ देता और ख़त्म कर चुके होते। यहाँ के कांग्रेस सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सब इस लाइब्रेरी के फंड को खा जाते और यहाँ से लाइब्रेरी का नामो निशान नहीं होता। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे लाइब्रेरी में पानी की समस्या थी, उस पर एबीपी ने काम किया और यहाँ पानी की समस्याओं का समाधान किया। और भी महिला छात्रावासों में बहुत सी समस्याएं थी, महिलाओं को मतलब छात्राओं को भोजन सही नहीं दे पा रहे थे, ये उसके लिए एबीपी ने आवाज़ उठाई और उसको भोजन को व्यवस्थित तरीके से करवाया। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान एबीपी ने किया। आप कह रहे हैं कि एबीवीपी ने छात्र छात्राओं के लिए पूरे साल भर काम किया है और उनकी समस्याओं को निपटान करने का जो काम है वो एबीवीपी ने किया है। परंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, आप चुनाव प्रत्याशी के लिए अपने नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप पूरे साल भर छात्र छात्राओं के लिए इतना काम करते हैं तो उसके बावजूद एबीवीपी का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में सुधर क्यों नहीं पा रहा है? वो चाहे जेएनवीयू हो, चाहे वो आरयू हो, जिस तरह के परिणाम हमने पिछली बार देखे हैं, आपका अध्यक्ष प्रत्याशी 1000 वोट से भी कम वोट पाकर चुनाव हार जाता है। तो इस तरह का जो परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, उसके पीछे के संभावित कारण क्या है? सर, इसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि एबीपी काम नहीं करती। एबीपी पूरे साल भर 365 दिन छात्राओं के समस्याओं के लिए काम करती है और आज से नहीं, एबीपी संगठन बहुत पुराना है। 1949 से एबीपी काम कर रही है और छात्राओं के लिए काम कर रही है। हमेशा छात्र छात्राओं को, मतलब छात्र संगठन, ऐसा मजबूत छात्र संगठन इस इंडिया में तो है नहीं। ये सबसे मजबूत छात्र संगठन है। एबीपी काम करता है। ये चुनावी मुद्दे हैं जिन पे कई बार हो जाती है ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि एबीपी काम नहीं करती। एबीपी मतलब सभी प्रकार से एबीपी मजबूत है। एबीपी अपना काम मजबूती से करती है और ऐसा नहीं है एक दिन करती है, 365 दिन में एबीपी काम करती है। आप कह रहे हैं काम करती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब काम कर रही है उसके बावजूद वो छात्र छात्राएं जो हैं, जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रखते हैं, जो यहाँ पढ़ने आते हैं, आप उनको लुभा क्यों नहीं पा रहे हैं? वो आपके साथ जुड़ने को राजी क्यों नहीं? आपका प्रदर्शन क्यों गिर रहा है? परिणाम जो चुनाव के हैं वो क्यों गिरते जा रहे हैं? आपको बताना चाहता हूँ, परसों हुई एबीपी ने बड़ा एक सम्मेलन किया है जी। करौली से जयपुर के लिए बहुत बड़ी यात्रा निकाली है। वो पद यात्रा थी। अगर आप यहाँ होते तो उस यात्रा को देखते किस प्रकार भव्य यात्रा एबीपी ने संपन्न की है। उसमें कितनी संख्या थी? 15,000 से 20,000 तक की संख्या उसमें बताई जा रही है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि एबीपी के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे, एबीपी से लोग जुड़ नहीं रहे। आप आके अगर उस यात्रा को देखते तो आपको पता चलता कि एबीपी कितना मजबूत संगठन है, कितना बड़ा संगठन है, उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये आपको उसी दिन पता चलता। अब आप ऐसे तो चुनावी तो मुद्दों में बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जी, आपने सारी तमाम चीजें बताई, रैली का भी आपने जिक्र किया। मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, आपने कहा कि छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए हम बराबर जो उनके उद्देश्य हैं, जो उनके हित हैं, उनको देखते हुए काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जो देश के सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जा सकता है, उसमें छात्राओं के लिए, छात्राओं के हितों के लिए आपका जो रोड मैप है या छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो रणनीति है, जिसमें आपने सबसे ज्यादा छात्राओं के मुद्दों को ध्यान में रखा हो, वो मुद्दे कौन से हैं और इस संदर्भ में एबीवीपी ने क्या क्या काम किया है? छात्राओं के संदर्भ में एबीपी ने, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीपी ने हॉस्टल्स के अंदर पेड की व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाई है। सैनिटरी नैपकिन के लिए आवाज़ उठाई है जी। उसके अलावा छात्रावासों में उनके मतलब पढ़ाई के अंदर उनको छूट, मतलब आरक्षित सीटें उनके लिए, छात्राओं के लिए करवाई है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे एबीपी ने काम किया है और छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत किया है। तमाम तरह की बातें हुई। हाल ही में राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि तमाम जो चुनाव की तैयारी कर रहे छात्र नेता हैं, वो लिंगडो कमेटी के रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं और करोड़ों रुपया बहा रहे हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो छात्र संघ चुनाव है उनको नहीं करवाया जाएगा। तो लिंगडो कमेटी पर आपका क्या सोचना है? और इस बार अगर सरकार ये जो चुनाव है छात्र संघ, जहां से राजनीति का रास्ता होकर गुजरता है,
राजस्थान के अनेक नेताओं की जब हम बात करें तो उन नेताओं में से अनेक ऐसे चेहरे हैं जो इसी रास्ते से, इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो कदम उठाया जा रहा है चुनाव ना करवाने का, इसके पीछे की वजह क्या है? और दूसरी चीज, लिंगडो कमेटी के जो रूल है जिसमें आप 5,000 रुपए तक खर्चा कर सकते हैं, जबकि यहाँ हम तमाम तरीके के पोस्टर बैनर देख पाते हैं, तो लिंगडो कमेटी के जो रूल है कि आप 5,000 तक खर्चा कर सकते हैं, उसको आप कितना ठीक मानते हैं? उनकी कितनी अनुपालना होती है? और दूसरी चीज, जो अभी अशोक गहलोत जी का ये जो बयान आया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं कहना चाहता हूँ इस बारे में कि लिंगडो कमेटी तो एक बहाना है। राजस्थान के मुखिया युवाओं से डर गए हैं, छात्र राजनीति से डर गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में युवा छात्र संघ चुनाव युवाओं की राजनीति में प्रवेश का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो राजस्थान की राजनीति को युवा राजनीति को बढ़ावा देता है। गहलोत साहब इससे पल्ला झाड़ के बच नहीं सकते। हम यही कहना चाहते हैं कि हम मजबूती से इसके विरोध में हैं, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अगर गहलोत साहब इस चीज़ से पीछे हटते हैं तो हम उन्हें पीछे नहीं हटने देंगे। हम रोडों पे आ जाएंगे। छात्र संगठन, जितने भी छात्र संगठन हैं, छात्र नेता हैं, सभी इसका विरोध कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या आप मानते हैं ये जो लिंगडो कमेटी की जो बात है, जिसमें कहा जाता है कि जो एक छात्र नेता है वो चुनाव लड़ने के दौरान केवल 5,000 रुपए खर्च कर सकता है, जबकि हम देखते हैं कि एक होल्डिंग और एक बैनर का खर्चा भी 5,000 रुपए से ज्यादा आ जाता है। उसमें ट्रांसपोर्ट, लोगों से मिलने जुलने के लिए इधर उधर की जो भी आवश्यक सामग्रियां, वितरण की जो चीजें होती हैं, या फिर जो भी पोस्टर्स या बैनर्स के अलावा भी तमाम तरह के जो खर्चे होते हैं, तो उनको देखते हुए हम सभी को यह अंदाजा है कि खर्चा जो है वो 5,000 से बहुत ज्यादा निकलता है। तो आपको क्या लगता है कि लिंगडो कमेटी का ये जो रूल है ये सही है? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको जी, आपके इस चैनल के माध्यम से जी, कि क्या सरकार इतनी कमजोर है जो लिंगडो कमेटी की अवहेलना करने वाले छात्र नेताओं पे कार्रवाई नहीं कर सकती? इतनी कमजोर है उनका सिस्टम में, इतनी पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। जो मैं ये मानता हूँ कि लिंगडो कमेटी का ठीक है पालना नहीं हो रही, तो सरकार क्या चूड़ी पहन रखी है? सरकार क्या बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है? सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है इसके लिए? सरकार ने आज तक किसी भी छात्र नेता को लिंगडो कमेटी के जो पूरी व्यवस्था है उसमें, ठीक है तू लिंगडो कमेटी के नियमों की अवहेलना कर रहा है, हम तेरे को निरस्त करते हैं, तू चुनाव नहीं लड़ सकता, तू अयोग्य है, ऐसा सरकार ने आज तक क्यों नहीं किया? सरकार ये बहाना क्यों बना रही है कि लिंगडो कमेटी की तुम लोग पालना नहीं करते हो इसलिए हम आपको चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर आपके पास सक्षम स्तर की व्यवस्थाएं नहीं है कि हम लोग ये चाहें कि लिंगडो कमेटी की पालना कैसे हो, तो आप लोग ये बहाना मत करो कि तुम ज्यादा पैसे खर्च करते हो। हम तो बिना पैसे खर्च किए भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप ये तो कहो कि चुनाव हम करवाएंगे कि तुम पैसे खर्च मत करो, और ये हम ये भी खुले खुले शब्दों में कहना चाहते हैं सरकार से कि अगर आपको ये लगे कि हम 5,000 से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करें तो हमारा नामांकन सबसे पहले रद्द करो। लेकिन यदि आपको लगे कि 5,000 से कम खर्च किए हैं तो आप निसंदेह आप ये ऐलान करो कि हम चुनाव करवाएंगे, और ये भी कह दो कि जो 5,000 से ज्यादा खर्च करता है उसको हम अयोग्य घोषित करेंगे। हम तैयार हैं, लेकिन आप इस लिंगडो कमेटी का बहाना बना करके आप छुप नहीं सकते। ये राजस्थान का युवा तमाम प्रदेश भर में आग लगा देगा, सड़कों पे उतरेगा और बड़ा आंदोलन करेगा, चाहे सीएम हाउस हो चाहे राजभवन हो, सबका हम पूरी ताकत के साथ, पूरी दमदारी के साथ घेराव करेंगे और निश्चित रूप से चुनाव करवाएंगे। इसमें सबसे बड़ा राज ये है, एनएसयूआई बुरी तरह से हार रही है। आज राजस्थान में कन्हैया कुमार जी आए थे, वो खुद कह रहे हैं कि एनएसयूआई में 2-3 लोग खड़े होकर के हार जाते हो तुम लोग, तो वो डर गए। उनको पता है कि हमारे छात्र नेता हमारी बस में तो है नहीं, वो मन में आए वैसे चुनाव लड़ते हैं, तो उनको समझ में आ गया कि तुम्हारी फिर से आथर निकलेगी, तुम फिर से हार जाओगे, सामने चुनाव है, तुम्हारा पूरा का पूरा जो नकाब है, तुम्हारा घूंघट है, उगड़ जाएगा। इसलिए सरकार डर गई और गहलोत जी के समझ में आ गई, यही इसका सबसे बड़ा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है उनको निरस्त इसलिए किया गया है क्योंकि विधानसभा चुनावों में इसका जो परिणाम होगा उसकी वजह से उनके परिणामों में गड़बड़ियां होने की संभावना है, और दूसरी चीज एनएसयूआई पूरी तरह से चुनाव हार रही है। लेकिन इसके पीछे के समीकरण क्या है जिसके द्वारा आप ये कह रहे हैं कि एनएसयूआई जो है वो चुनाव हार रही है? क्योंकि पिछले परिणामों में एनएसयूआई के वोट्स एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से ज्यादा रहे हैं।
ये तो पैसे बांट बांट के खरीद लिए थे, ठीक है ना। पिछली बार तो मंत्री की खुद की बेटी चुनाव लड़ रही थी, ठीक है ना, मंत्री खुद की बेटी चुनाव लड़ रही थी, तब तो इनकी लिंक दो कमेटी घर पे बैठी थी। अब इस लिंक दो कमेटी को आगे कर दिया क्योंकि कोई मंत्री का बेटा यहाँ नहीं। मानता हूँ कि 2-4-5 लोग करोड़पति जरूर होंगे यहाँ पे, लेकिन मंत्री का बेटा तो नहीं है। तो सरकार ने कह दिया कि ठीक है, लिंक दो कमेटी का मामला हो गया और अब हम चुनाव हार जाएंगे क्योंकि हमारी पिछली बार फाइल सल्ट गई थी। इस बार भी छात्र नेता नहीं मान रहे। कन्हैया कुमार जी को पता नहीं कहाँ से बोला, बोले तुम आओ राजस्थान में संभाल के जाओ मोर्चा। तो कन्हैया कुमार जी हाथ खड़े कर दिए, बोले मेरे बस की बात तो नहीं है, बोले खूब सारे चुनाव लड़ेंगे। 17 नाम चले गए वहां पे, बोले मैं भी अध्यक्ष। तो समझ में आ गया ना पूरा मामला। और फिर ये हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी भी इस बार हमारे नेताजी भी कह रहे हैं कि आरएलपी की स्टूडेंट यूनियन भी बनाने का हम प्रयास करेंगे। अगर वो बन गई तो इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो साफ साफ ये भी तो है ना, इनको ये भी तो डर है। पूरा का पूरा जो तमाम युवा है वो तो हनुमान बेनीवाल जी का फैन है। आप समझो इन चीजों को, चुनाव तो पूरा उनके पक्ष में जाएगा, फिर क्या होगा बताओ। तो इसलिए इनको समझ में आ गया कि अब बचने का एक ही तरीका है कि लिंक दो कमेटी को आगे करो और ये कह दो कि चुनाव हम नहीं करवाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लिंक दो कमेटी जो है, आप सरकार के ऊपर तमाम तरह के जो भी आरोप है वो लगा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि लिंक दो कमेटी जो 5,000 रुपए खर्च करने का आपको बोलती है, क्या 5,000 रुपए में ये इतना बड़ा जो स्तर का चुनाव है उसको करवा पाना पॉसिबल है? क्या लिंक दो कमेटी से भी इस तरह की सिफारिश की जानी चाहिए कि उस अमाउंट को ज्यादा बढ़ाया जाए? या इस चीज के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? स्टूडेंटों के पास पैसे नहीं होते। मैं ये चाहता हूँ कि लिंक दो कमेटी के हिसाब से ही हो। जब मैं चुनाव लड़ा था अध्यक्ष का तो मेरे को बोले तो 5,000 रुपए के इसमें इस तरीके से लिखे। मेरे को सीए ने कागज दिया, बोले इसमें ऐसे लिखे तूने 5,000 रुपए खर्च किए। मैंने बोला कैसे लिखूं? बोले ऐसे लिख दो। मैंने पेंसिल से पोस्टर बनाए, ठीक है, मैंने साइकिल से प्रचार किया, मैंने पैदल प्रचार किया, मैंने खाली कागजों पे मेरे नाम लिखे। तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? स्टूडेंट ही तो है, स्टूडेंट कमाता थोड़ी, स्टूडेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि 5,000 में हो सकता है, क्योंकि मैंने जो परफॉर्मा मेरा बनाया था 5,000 रुपए में, मेरे तो 47-48 में तो पूरा चुनाव हो गया था। ऐसा मैंने कागज में लिखा था, वो वास्तविकता में हो सकता है यदि हम लोग चाहें तो। और वो तभी होगा जब सरकार एक्शन प्लान तैयार करेगी। लिंक दो कमेटी की अवहेलना करते ही तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लेगी, भाई तू घर जा, अब तेरे तू चुनाव नहीं लड़ सकता। तभी छात्र नेता भी सुधरेगा और तभी तमाम स्थितियां सुधरेंगी। आपने सरकार के ऊपर तमाम तरह की बात कही कि सरकार इस तरह के रूल प्रावधान जो है वो निर्धारित करे जिससे जो लिंक दो कमेटी का उल्लंघन कर रहे हैं पहले से हैं सर, उनको अनुपालना करे तभी जाकर ये चीजें रुक सकती हैं। परंतु हम सभी ये देखते हैं कि तमाम तरह के जो भी छात्र नेता हैं उनकी 20-20, 25-25 गाड़ियों के काफिले निकलते हैं। तमाम तरह की जो आवश्यकताएं हैं लोगों से मिलने के लिए या किसी भी तरह की, उसके लिए तमाम तरह के खर्चे होते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि साइकिल के द्वारा या इतने कम खर्चे में चुनाव हो सकते हैं, उसके बावजूद जो छात्र नेता हैं वो इस तरह से चुनाव करने के बजाय 25-25 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं। आप इससे किसको रुझाने का प्रयास करते हैं? आप बच्चों को रुझाने का प्रयास करते हैं, आप संगठन को रुझाने का प्रयास करते हैं, आप पब्लिक इमेज के चक्कर में 25 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? सर, इसकी वजह यह है कि छात्रों को मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है जी। ऐसा नहीं है कि सभी छात्र पैदल घूमेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी पैदल घूमे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अगर साल भर अगर घर से अगर बस का किराया देकर भी राजस्थान विश्वविद्यालय आएगा ना तो उसके 5,000 से ज़्यादा का वो खर्चा हो जाएगा। ये किस आधार पे ये कह सकते हैं कि 5,000 के खर्चे पे आप राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ो? ये राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इसका चुनाव इतना कम नहीं होना चाहिए। मेरी राय तो यही है कि इसके खर्चे को बढ़ा के इतना सूटेबल करना चाहिए कि एक छात्र नेता उसको सही तरीके से उसमें फिट हो सके और उसको तरीके से खर्च कर सके। ठीक है, ये किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। ये अशोक गहलोत साहब कहते हैं जो प्रदेश के मुखिया है कि ये 5,000 में चुनाव हो जाए। वो उन्होंने क्यों पूरे राजस्थान प्रदेश में खुद के हर एक मोड़ पे, हर एक चौराहे पे अपने होर्डिंग लगा रखे हैं? क्यों? क्या वो छात्रों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता? हर दूसरे मोड़ पे उनके होर्डिंग है, हर दूसरे मोड़ पे। क्या राजस्थान के मुखिया को ये सोचने का अधिकार नहीं है कि छात्रों को, अपन खुद राजस्थान के मुखिया हैं, वो खुद इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, तो क्या छात्र राजनीति क्या उनको देख के प्रभावित नहीं होती? क्या आम छात्र उनको देख के प्रभावित नहीं होगा? सभी को इसके लिए मुखिया को पहले खुद की गिरबान में जाके देखना चाहिए। इससे छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आम छात्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन आप अशोक गहलोत जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी होल्डिंग्स लगवाकर, उन्होंने इतनी सारी होल्डिंग्स लगवा रखी है जिसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है, तो उसी के साथ साथ आज उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि जो एबीवीपी है उसके जो छात्र हैं उन्होंने जेएनयू का जो प्रकरण हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी,
उसके द्वारा उन्होंने कहा है कि इन चुनावों की बदौलत ही एबीवीपी के उन कार्यकर्ताओं ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, इसलिए भी चुनाव नहीं होने चाहिए, जबकि मैं चुनाव के पक्ष में हूं और चुनाव मैंने ही शुरू करवाए थे। तो एबीवीपी के ऊपर इस आरोप के पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदेश के मुखिया से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, पहले किसी चीज़ की तह तक जाए, उसके बारे में पूरा पता करें, फिर किसी संगठन पे, किसी छात्र पे उसके बारे में लांछन लगाए। आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुखिया साहब आप सुनिए और बताइए कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो छात्र एबीपी का छात्र था या एबीपी संगठन से जुड़ा हुआ था। कहीं भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो एबीपी संगठन से वो जुड़ा हुआ था। ये मुखिया का बिल्कुल गलत रवैया है एबीपी के खिलाफ। वो इससे कहना ये चाहते हैं, ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो छात्र संगठन से, छात्रों से और छात्र नेताओं से डर रहे हैं, युवाओं से डर रहे हैं। इस राजस्थान प्रदेश में मैं मुखिया साहब को बताना चाहता हूँ कि 70% युवा हैं, उनसे आप उनका फेस, उनके सामना कैसे करोगे, कैसे करेंगे मुखिया उनका सामना? अगर छात्र संघ चुनाव से वो डर रहे हैं तो आगे तो बड़ा चुनाव बाकी है, उनको चुनाव में युवाओं को फेस करना पड़ेगा। और ये कहीं तक कतई सत्य नहीं है कि वो एबीपी का कार्यकर्ता था। एबीपी का कहीं वहाँ उनका एबीपी में कोई लिंक नहीं है ऐसे छात्र नेताओं से, ऐसे छात्रों से, कि उनके एबीपी के कार्यकर्ता ऐसे कोई गलत काम नहीं करते। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि मुखिया साहब ने ऐसी गलत बात एबीपी के बारे में कही। जी, इसी के साथ हम जिस विश्वविद्यालय में बैठे हैं और जिसके इर्द गिर्द सारी बातें चल रही हैं, तमाम तरह की समस्याओं के बारे में बात हुई, उसी के साथ मैं आप में से ही जानना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी 5 समस्याएं क्या हैं जो छात्राओं को झेलनी पड़ती हैं और जिनका निराकरण यथासंभव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। देखिए, मैं पहले बताना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं। एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और कैंपस में, प्रत्येक कैंपस और कॉलेज में रहकर 365 दिन काम करता है। और छात्र राजनीति करना या चुनाव लड़ना विद्यार्थी परिषद का यही मोटिव नहीं है। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो विद्यार्थी परिषद मजबूती से चुनाव लड़ता है, लेकिन अगर छात्र हितों की कोई बात आती है तो विद्यार्थी परिषद उसकी मांग उठाता है। पिछले दिनों हम विश्वविद्यालय में अनेक मांगों को लेकर सिंडिकेट का घेराव किया। उसमें सबसे पहले हमारी मांग थी कि हमारे विश्वविद्यालय में रहने वाले प्रत्येक भाई बहन जो छात्रावास में रहते हैं उसमें जो भोजन की अनियमितताएं पाई जाती है उसमें सुधार किया जाए और पानी की टंकियां जो पिछले 2 साल से भी सफाई नहीं हुई है उसमें सफाई कराई जाए, वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। और समय रहते हुए हमारे विश्वविद्यालय में हम बात करते हैं ग्रीन कैंपस और क्लीन कैंपस की। पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में जो कचरा पात्र लगे हैं उनके पेंदे नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले मांग उठाई कि उन पेंदों को या तो सही रूप दिया जाए, नहीं तो नए कचरे पात्र उसमें तैयार किए जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय हमेशा हर साल स्टूडेंटों के लिए फीस वृद्धि कर देता है, 10% फीस वृद्धि हर साल करता है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता ने लड़ाई लड़ी, सिंडिकेट का घेराव किया और पुलिस प्रशासन द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस बेरहमी से मारी गई, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पुलिस के आगे झुका नहीं, मजबूती से लाठी चार्ज के खिलाफ लड़ाई लड़ा और विश्वविद्यालय प्रशासन को उसके खिलाफ झुकना पड़ा। और 10% जो फीस वृद्धि हर साल होती थी वो 2023 इस सेशन में वो 10% फीस वृद्धि नहीं हुई। यह विश्वविद्यालय में आम छात्र की जीत थी। विद्यार्थी परिषद जो सामने लाइब्रेरी दिख रही है ये 24 घंटे खुलती थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसे 12 घंटे ही खोला गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ा सबसे प्रथम तो वह विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी। हमारे सामने ये कम से कम 10 करोड़ की लाइब्रेरी तैयार है और पिछले 2 साल से ये तैयार है, लेकिन हमारे गहलोत पप्पू साहब आ जाते हैं और इसका उद्घाटन कर जाते हैं और ये लाइब्रेरी में आज तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है और लाइब्रेरी बिल्कुल चालू नहीं है। अगर इसकी कोई मांग करा तो वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अगर कोई शैक्षणिक कोई सेमिनार करता है या कोई प्रोग्राम करता है तो उसके लिए या मानविकी पीठ की व्यवस्था है और 2 करोड़ रुपए लगाकर वो मानविकी पीठ तैयार है, लेकिन उसका अभी तक कोई लोक नहीं खुला। कबूतर उसमें भीट कर रहे हैं और दुर्दशा में पूरा फर्नीचर और पूरी चीजें खराब पड़ी है। तो उसकी मांग करा तो वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। आपने अभी जो तमाम तरह की चीज़ें बताई, लाइब्रेरी या फिर
पुलिस के द्वारा मारपीट के समय जो विद्यार्थी परिषद का संघर्ष रहा उसके बारे में भी आपने बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रहा था, मैं एक आम बच्चे से बात कर रहा था, तो मैंने जब छात्र नेताओं के प्रति बात की, जब मैंने उनसे बात की कि क्या आपकी समस्याओं को छात्र नेता उठा पाते हैं, तो उसका एक स्टेटमेंट आया कि कहाँ का छात्र नेता वहाँ का तो खुद के ही पुलिस जो की है वह डंडा मारती रहे। तो पुलिस पहली चीज तो ये है कि इस कैंपस में घुस क्यों जा रही है? क्या ये छत्तीसगढ़ के वो जंगल है जहां पर नक्सली रहते हैं? क्या यहाँ पर विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं? अगर पुलिस घुस जा रही है और उसके द्वारा लगातार इस तरह की लाठीचार्ज किया जाता है, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बाद आपके जो कदम इस दिशा में रहे वो कदम क्या थे, और पुलिस जो है वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम क्यों दे रही है? आप बताइए। देखिए, पुलिस जो डंडे मारती है, जैसे कल परसों छोटे बीएचयू में एक घटना हुई थी, मैं आपको याद दिला दूं, जहां पर पुलिस के द्वारा इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया था और उसके बाद स्टिक कार्रवाई हुई और यह निर्धारित किया गया था कि पुलिस अब कैंपसेस में नहीं घुसेगी। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं देखने को क्यों मिल रही हैं? देखिए, मैं तो पुलिस के पक्ष में हूँ, ठीक है, और मैं पक्ष में क्यों वो भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कल परसों बच्चे थे, भावनात्मक रूप से भावनाओं में बह करके रोड पे चले गए, बोले चुनाव कराओ। कुछ बच्चे उनमें एनएसयूआई से जुड़े हुए थे, एनएसयूआई के नारे लगाते थे, वो एनएसयूआई ऐसे कर दो, एनएसयूआई वैसे कर दो, कोई एबीपी के कार्यकर्ता थे, सारे भावुकों के चले गए। छोटे भाई थे, कोई बात नहीं, गलती हो गई, तो पुलिस को भी समझा के उनको अंदर लाना चाहिए था, लेकिन लाठियां मार दी। हमारे तो यहाँ के बहुत से साथी छात्र नेता हैं जो ये टीआरपी लेने के लिए पुलिस को पहले कह देते हैं कि हमारे को ऐसे ऐसे उठा के लेके आना। मैंने देखा कई नेताओं के साथ ऐसा, भाई ऐसे ऐसे हमारे हाथ पैर पकड़ के इधर लाके छोड़ देना, और वो फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर कहते हैं मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, रील बन जाती है उनकी। ये सबसे बड़ा तो ये है। बाकी कभी मैंने किसी के हाथ पैर टूटे हुए नहीं देखे, वो वेल्डिंग करवा लेते, झूठ मूठ के बोले मेरा हाथ तोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है और जरूरी भी है। कई बार अभी यूनिवर्सिटी में मैं देखता था थोड़े दिन पहले, मेरे तो कभी डंडा नहीं मारा, कल परसों जरूर वो जब ये घटना हुई थी मणिपुर वाली, उस चक्कर में जरूर वो लात मार दी थी एक महिला कांस्टेबल ने मेरे। बाकी मेरे तो कभी डंडे नहीं पड़े यूनिवर्सिटी के मामले में, बाहर पड़े होंगे हो सकता है कोई मामलों में, यहाँ पे तो नहीं पड़े। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो यूनिवर्सिटी में काम करवाने का तरीका, वो रोड पे जाकर थोड़ी, वो तो वीसी के पास जाके करवाना चाहिए। कल कुछ भाइयों ने वीसी को बंद कर दिया, मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, काम नहीं करूँ उस आदमी को बंद कर दो, अंदर ही बंद कर दो, क्योंकि छात्र नेता जब कुछ गलती करता है तो उसको इकाउंट में बंद कर देते हैं। कल हमारे साथियों को गांधीनगर थाने में बंद कर देते। तो मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है, और इसके लिए छात्र नेता तो प्रयास करते ही हैं कि भाई ठीक है, पुलिस के साथ अपना कोई गड़बड़ नहीं हो और आम लोगों को हमारी वजह से तकलीफ भी नहीं हो। अब ये कुछ पुलिस वाले हैं, आपको पता नहीं, कल परसों ये पूजा जी कोई अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष हमारे, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, कुछ गाड़ियों के, तो इन पे पुलिस इन पे कार्रवाई भी नहीं करती। पुलिस सिर्फ यहाँ पे टोर मारती, इधर से उधर घूमती है, अपना डेमो सेट करती है कि हाँ बढ़िया आराम की नौकरी कर रहे हैं, कार्रवाई तो कुछ करती नहीं है। आप समझो बातों को, कितनी गाड़ियां फूट गई, क्या पुलिस ने क्या किया? अकाउंट में ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, अकाउंट में ले जाते फोड़ देते हैं, कुछ खुद की गाड़ी खुद फुड़वा देते हैं कि ठीक है मेरी रील वायरल हो जाए। आपने तमाम तरह के अपने पक्ष रखे, आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसके ऊपर आपके एक्शंस क्या रहे और आपके हिसाब से ये घटनाएं कितनी सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई ने बताया कि पुलिस प्रशासन यहाँ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई आतंकी पढ़ता है? विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो वो आम छात्र पढ़ता है जो गांव डाणी से आता है और फुल एजुकेट होता है। अगर कोई विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है प्रथम वर्ष का छात्र और यहाँ देखता है ना दंगा नियंत्रक और पुलिस प्रशासन, तो घबरा जाता है। उसके माता पिता बोलते हैं कि भाई तू किस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, या तो पुलिस प्रशासन है या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो माँ बाप उस छात्र को पढ़ाने से डरता है। तो मैं तो चाहता हूं कि जिस वीसी ने हमारा, सबसे पहले तो विश्वविद्यालय का वीसी फर्जी वीसी है, उसके कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, तो वह वीसी हटना चाहिए। और ये पप्पू गैंग जो विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन का प्रवेश कराती है, उस विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन का प्रवेश निषेध होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। छात्र हितों की मांग कौन उठाएगा? हम जैसे छात्र नेता या छात्र प्रतिनिधि मांग उठाएंगे। तो लोकतंत्र में अगर मांग उठाना गलत है तो मेरे भाई यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, इस विश्वविद्यालय का कभी भला नहीं हो सकता। और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मांग उठाता है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज तक ना लाठियों से डरा है और ना डरने वाला है। अगर लाठियों की बात आती हो तो सबसे पहले अगर छात्र हितों की बात आती है तो हम जैसे छात्र नेता, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में हमेशा खड़ा मिला है और आगे भी मिलेगा। और मेरा विचार यही है कि पुलिस का प्रवेश विश्वविद्यालय में बंद होना चाहिए।
इतनी गाड़ियां फूटी विश्वविद्यालय में, पूछना चाहता हूँ, भाई अभी बता रहे थे इतनी गाड़ियां विश्वविद्यालय में फूटी, क्या बाहर के गुंडे आके फोड़ गए? और जब गाड़ियां फूट रही थी, मेरे भाई विश्वविद्यालय में गाड़ियां क्यों फूटती है? गाड़ियां इसलिए फूटती है कि यहाँ असामाजिक तत्वों का प्रवेश होता है। जब गाड़ियां फूट रही थी विश्वविद्यालय में अगर पढ़ने वाला कोई छात्र है ना, जो विश्वविद्यालय में कैंपस का स्टूडेंट है, वो कभी असामाजिक तत्वों की तरह अराजकता नहीं फैलाता मेरे भाई। उनके खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? हम जैसे कार्यकर्ता लड़ेंगे। फूट रही थी तो एबीपी ने आवाज क्यों नहीं उठाई फिर? अरे भाई आपकी गलत सोच है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता गाड़ी फूटे, लाठी टूटे या पुलिस प्रशासन किसी छात्र पर अगर कोई कार्रवाई करता है ना, तो इतनी बहनें यहाँ रहती हैं, इनकी कौन सुरक्षा करेगा? ठीक है, इनकी कौन सुरक्षा करेगा? गाड़ियां जो सरेआम फूट रही हैं, हमारी बहनें यहाँ पढ़ती हैं, इनकी कौन सुरक्षा करेगा? एबीपी का कार्यकर्ता करेगा क्या? कभी नहीं देखा मैंने तो, कभी मेरे भाई विनोद भाई, एबीवीपी का कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता तो हमेशा छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ा है। और जो यहाँ गार्ड किस बात की सैलरी ले रहे? महिला छात्रावास में महिला गार्ड के किस लिए? बॉयज छात्रावास में बॉयज गार्ड किस लिए? वो सुरक्षा के लिए तो है। पुलिस प्रशासन क्या करेगी? तो गार्ड वार्ड के तो मानते कौन है यार? विभिन्न छात्र संगठनों के बीच में विचारधारा का इस तरह का मनमुटाव अक्सर बना रहता है। खैर, हम बात विश्वविद्यालय के हिसाब से छात्र हितों की कर रहे थे। वीसी के बारे में अभी इन्होंने बताया कि उनकी फर्जी डिग्री के चलते उनका केस चल रहा है, तो उसी के साथ उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि कुलपति जो होता है वो विश्वविद्यालय का मुखिया होता है, और उसके हिसाब से मेरा जो सवाल है वो ये है कि विश्वविद्यालय जो कि इस राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसने अनेक नेता दिए हैं, और इसका एजुकेशनल स्तर गिरता जा रहा है, नेक की लगातार रैंक गिरती जा रही है, उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारा वीसी जो अयोग्य है। उसे यहाँ आम छात्र उसको अयोग्य मानता है, क्योंकि वो कभी आम छात्र से डायरेक्ट बात नहीं करता है। कोई भी आम छात्र उसके पास डायरेक्ट जा नहीं सकता है, उनसे अपनी बात नहीं रख सकता है, क्योंकि वीसी डरता है छात्रों से, छात्रों की आवाज़ से, छात्रों की जो मांगे हैं उनको लेके वीसी डरता है। और मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन को विश्वविद्यालय में प्रवेश इन वीसी साहब ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, पप्पू गैंग ने उनको यहाँ एंट्री दी है। विनोद बदोली जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने यहाँ गार्ड रखे हैं, और हर एक चौराहे पे, हर एक छात्रावास के बाहर, हर एक छात्रावास में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला गार्ड है, और बॉयज छात्रावासों में जेंट्स जो गार्ड है वो यहाँ विश्वविद्यालय ने नियमित रूप से। कॉलेज में घटना हुई थी, बहनों को छेड़ा गया था, तब गार्ड तो वो महारानी बिल्कुल आपने गहराई से इस चीज को देखा नहीं। विनोद बदोली जी, आपने गहराई से इस चीज को देखा नहीं। वो घटना आपको पता है कहाँ हुई थी? वो घटना गेट के ऊपर ही हुई थी। नहीं हुई, गेट के ऊपर नहीं, कोई घटना नहीं हुई। आप पुलिस पहले उस चीज के बारे में गहराई से, उसके बाद घटना नहीं हुई, उसके पहले घटना हुई थी। गार्ड को सुनता ही नहीं था, कोई शराब पी के आ रहा था, कोई जा रहा था, हमने मांग करी कि यहाँ भी पुलिस लगाओ, लगी पुलिस वहाँ पे। अभी जो बात हो रही थी वो वीसी के ऊपर और नेक की गिरती रैंक के ऊपर हो रही थी, और उस नेक की गिरती रैंक के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे अयोग्य अध्यक्ष बन रहे हैं। समझो बात को आप, जो कभी मुद्दा ही नहीं उठाते। मैं बताना चाहता हूँ, अभी निर्मल चौधरी जी अध्यक्ष बने, आप मुझे ये बताओ इन्होंने कितने लेटर जारी किए कि ये काम कराओ? एक बार हॉस्टल में जाके खाना खाया और बोले मैं तो खाना खा लिया, मेरे को समस्या आ गई। वो सारे बच्चे रो रहे हैं आज ये कह रहे हैं कि निर्मल चौधरी जी आपने ये क्या कर दिया, हमारे बोर्ड का नुकसान कर दिया। आप समझो बात को, योग्य अध्यक्ष बनेगा जब यहाँ पे काम होगा, जो बिना पैसों बनेगा, जो धरातल पे पैदल चलेगा, बच्चों के बीच में चलेगा, गाड़ियों में जो उड़ के आएगा तो वो तो उड़ के ही जाएगा, उसे समस्याओं का नहीं पता चलेगा। आज हमें पता है, डिपार्टमेंटों में जाते हैं क्या हालत है वहाँ पे, कहीं तो बिच्छू भग रहा है, कहीं कंसड़ा भग रहा है, कहीं किसारियां घूम रही हैं, कहीं खद्दड़ जम रही है, कहीं खिड़कियां टूट रही है। अरे उनको पता है, जो डिपार्टमेंटों में जाएगा, जो पैदल जाएगा, उनको पता है सड़क फूटी हुई है, ये हमें पता है, उनको नहीं पता, क्योंकि लग्जरी गाड़ी है, उनको तो ऐसे मजा आता है कि हाँ सही है, आ रहा है मजा। हमें पता है। स्पष्ट रूप से जो वर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी हैं उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो छात्राओं से वादा किया था उनके अनुरूप कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चों को भ्रमित किया। सारे बच्चे, आप 100 बच्चों से पूछो, 98 बच्चे, हो सकता है को काकता होगा निकल गया, वो तो ये कहेगा कि सही है, बाकी 98% लोग ये कहेंगे कि निर्मल चौधरी जी ने सिर्फ हमारे बोर्ड का नुकसान किया, निर्मल चौधरी जी ने कुछ नहीं किया। आप अपना आदर्श हनुमान बेनीवाल जी को मानते हैं? डेफिनेटली। मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें निर्मल चौधरी जी भी अपना आदर्श हनुमान बेनीवाल जी को बताते हुए नजर आए।
जब आप दोनों ही लोग उसका एक इंसान को आदर्श मानते हैं तो उसके बाद उनकी कार्यप्रणाली में इतना ज्यादा अंतर आपके हिसाब से क्यों है? काम करना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल जी भी यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। समझो बात को, जो बीच वाला गेट है ना, ये उनका ही बंद किया, बोले ये वीआईपी गेट है। हनुमान जी ने कहा कौन सा वीआईपी, कौन वीआईपी यहाँ पे, बोले इसको बंद करो। जो आज बंद है, आवागमन में कितनी सुविधा होती है। ये गेट किस लिए बनाया गया था, पता नहीं कहाँ के इंजीनियर आए थे, हनुमान जी ने बंद कराया था। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को 5% आरक्षण यदि किसी ने दिलवाया तो ये हनुमान जी ने दिलाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि निर्मल चौधरी जी ने क्या करवाया? एक काम बता दो मुझे, एक काम बता दो। कभी कहते मैंने 10% फीस के लिए करवा दिया। अरे क्या करवा दिया आपने? एक लेटर बता दो कि मैंने बैक डेट में ये लेटर लिखा। इसका ब्यौरा में इंदिरा योजना थी, हमने स्ट्रगल किया। वो कह रहे थे इंदिरा योजना खुल गई। अरे आपने कब लेटर दिया? इसके लिए तो हम भगे हैं। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, हमें पता है। समझो बात को। उन्होंने क्या किया, जब सीएम साहब का यहाँ कार्यक्रम था, जब थोड़ी सी सड़क के ऊपर कहीं लीपा पोती कर दिए, 2-4 जगह यहाँ पे, यहाँ से लेके वहां तक है, उधर पीछे तो फूटी पड़ी है सड़कें, तो निर्मल चौधरी जी लाइव के माध्यम से फोटो डालते हैं कि मैंने रोड बनवा दी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी रोड बनवा दी? ये 2-3 लीपा पोती हम निजी फंड से भी करवा देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब वो इतने अयोग्य हैं जैसे कि आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो जब दिल्ली जाते हैं, जब वो महाराष्ट्र जाते हैं, राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो छात्रों का या जो युवा है उनका एक बहुत बड़ा अंबार देखने को मिलता है। तो जो छात्र छात्रा, जो युवा उनको आइडियल मानते हैं, क्या उनके कामों की वजह से नहीं मानते हैं या फिर उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह राजस्थान यूनिवर्सिटी का लोगो है, ठीक है ना, कि भाई ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है, इसलिए सम्मान मिलता है। और जैसे 100 हो जाएंगे तो हम बता देंगे 5 लोग भी किराए के इकट्ठे करने पड़ेंगे कि यार मेरे मार डाल देना, मैं वहां मोड़ पे आऊंगा। आप ध्यान रखना इन चीजों का, आने वाले समय में बता देंगे हम। ठीक है, इसका इसका जवाब मैं जब निर्मल चौधरी के साथ बैठूंगा तब लूंगा। पूछ लेना। फिलहाल अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं कि जो चुनाव को कैंसिल करने की घोषणा की जानी है या इस बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें आप तो प्रदर्शन करने पर उतारू हैं, ये बात समझ आती है, लेकिन आम छात्र छात्राएं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो आपको समर्थन देकर अपनी लीडरशिप चुनते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी आवाजों को आप उठाएं, आपका उनसे क्या संदेश रहेगा कि वो आपका इसमें किस तरह से सहयोग दें और इस मुहिम को आप कहां तक लेकर जाएंगे अगर चुनावों को नहीं करवाने की घोषणा ही फिर से इसी बात के ऊपर अगर सरकार अड़ी रहती है? देखिए, प्रत्येक छात्र नेता, छात्र प्रतिनिधि पूरे साल भर रहकर एक सच्चे सेवक के रूप में उसकी टीम प्रत्येक कॉलेज में और वो स्वयं रहकर छात्र हितों के लिए कार्य करता है। छात्र हितों के लिए कोई भी समस्या आती है या कोई भी मुद्दे आते, उन मुद्दों को अगर कोई उठाता है तो उस विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिनिधि उठाता है। अब बात करते हैं हम छात्र संघ चुनाव की। अगर छात्र संघ चुनाव इस राजस्थान में नहीं होते हैं तो आने वाले समय में प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय के ऐसे हालात हो जाएंगे और उसमें पढ़ने वाले छात्र दर दर की ठोकरें खाकर रोएंगे और कोई उनके सुनने वाला नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो पूरे राजस्थान में पूरे छात्र शक्ति, छात्र प्रतिनिधि ईंट से ईंट बजा देंगे और गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान में एक बड़ी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार है। आने वाले छात्र संघ चुनाव भी हमारे अगर नहीं होते तो विधानसभाओं में हम गहलोत सरकार को इस राजस्थान प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि हम पढ़ने वाले और एक सक्षम छात्र प्रतिनिधि है और शिक्षित कार्यकर्ता है। तो मैं बताना चाहता हूं छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ जो अंतिम सवाल था उसी का एक भाग कि छात्र छात्राएं जो है, जो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो वोट डालते हैं, जो वोटर हैं, जो सरकार चुनते हैं, उनसे आपका क्या अनुरोध रहेगा इस मुहिम को लेकर? मेरा उनसे अनुरोध है कि राजस्थान में 70% युवा हैं और युवा ही एक नया चेहरा सामने लाता है। ये छात्र राजनीति एक नया नेता उभर के सामने आता है और मैं सभी वोटर जो राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं वो वोटर चुन के एक छात्र प्रतिनिधि तैयार करता है और उसे आगे की यूथ जैसे यूथ का एक चेहरा पेश करने के लिए उसको चुनते हैं। तो मैं उन सभी तमाम छात्रों से, छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि आप छात्र संघ चुनावों को कमज़ोर ना लें और इनको कराने के लिए सरकार से आग्रह करता हूं। ये थी राजस्थान विश्वविद्यालय। संदेश हमारा ले जाओ जी। अभी हमने भूख हड़ताल की थी जी 10 अगस्त को और हमारी मांग थी, सांकेतिक भूख हड़ताल थी हमारी, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक थी जी। तो हमारा सरकार की मंशा का तो हमें पहले पता लग गया था कि भाई एनएसयू हारी तो उसका मतलब है कि सरकार पीछे हटेगी और सरकार पीछे हटी। हमें पता था, आज पता लग गया सीएम साहब का केस पीछे था। तो हमने तो स्पष्ट कर दिया कि भूख हड़ताल करके तो हमने जो ये
लड़ाई थी इसका आगाज तो हमने कर दिया। अब ये फिक्स करना बाकी है कि तारीख क्या होगी। पूरे राजस्थान में इतना बड़ा जन आंदोलन करेंगे, छात्र आंदोलन करेंगे, क्रांति पैदा कर देंगे, सरकार को घुटनों के बल ला के पटकेंगे, उसके बाद में दम लेंगे शीघ्र ही। मुझे लगता है 2 या 3 दिन में हम तो छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति बनाने की घोषणा करेंगे। छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति पूरे प्रदेश में पूरी ताकत से दमदारी से आवाज को उठाएगी और चुनाव करवाएंगे, सरकार को घुटनों के बल लाएंगे। ये तय कर लो, सरकार तक पहुंचा देना मैसेज। ये थी देश के सबसे बड़े राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बातचीत। इसी तरह के चुनावों से जुड़े हुए और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द लोकदूत के साथ। शुक्रिया।